ओके बच्चे, तो आज हम लोग इंग्लिश मीडियम 12th क्लास का अकाउंट का जो टेक्स्ट बुक है, तो आज हम अकाउंटिंग 12th क्लास स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका मैक्सिमम ये रहता है कि सर किस तरीके से अकाउंटिंग हम करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स हम पा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चे कुछ नहीं, मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा उस तरीके से आप पढ़े, क्या ना, ये गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, और जितना होगा बच्चे मेरे से मैं उतना आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, मुझे जितना पता उतना मैं आपको सिखाऊंगा। कोशिश यही रहेगी बच्चे कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो क्लास के माध्यम से आपको मैं समझाऊं। जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन की जो परिस्थिति है, इसमें बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे हैं और उनको पढ़ाई का कोई माध्यम नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैंने सोचा बच्चे कि आपको मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज दूँ। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, तो आप लोग शायद रेडी होंगे। तो मेरे पास गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है अकाउंट की, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग तो कोई भी बोर्ड का कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बच्चे कि इसमें जो सिलेबस होते हैं वो कैसे है ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो 12th कॉमर्स है, 12, ठीक है, 12th कॉमर्स में क्या है कि जो अकाउंट की टेक्स्ट बुक है, 12th क्लास के बच्चे जो अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक है, इसमें दो पार्ट है। ठीक है, एक तो बच्चे पार्ट 1 है और दूसरा जो है वो पार्ट 2 है। ठीक है, दो बुक है आपके पढ़ने। जो पार्ट 1 है बच्चे, वो पूरा चैप्टर, इसके अंदर 1 to 7 लेसन है और इसमें पार्ट 2 में 1 to 6 लेसन है। ठीक है, इसमें सिर्फ 6 लेसन पढ़ेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 1 में 7 लेसन पढ़ने वाले। ठीक है, पार्ट 1 जो है बच्चे, वो पूरा चैप्टर पार्टनरशिप के ऊपर बेस है। ठीक है, पार्टनरशिप के ऊपर बेस है। लेकिन जो पार्ट 2 पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, ये कंपनी के ऊपर बेस है। ठीक है, अब रही बात बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बच्चे कि जो पार्ट 1 है इसमें से आपको ज्यादा नहीं 52 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आएंगे? 52। ठीक है, और जो पार्ट 2 है इसमें से आपके 48 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो कहने के मतलब टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे बच्चे? ये 100 मार्क्स का सिलेबस हो गया आपका। ठीक है, तो ज्यादातर आपको फोकस किसमें करना है? पार्ट 1 है, पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में ज्यादा मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, पार्ट 2 में 48 मार्क्स, मतलब दोनों मिलाकर 100 है। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको दोनों बुक अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। ठीक है, अगर बच्चे कोई समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट क्लियर करके दूँ। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चे हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा क्लास 1 है। ठीक है, अकाउंट का। तो इंट्रोडक्शन टू जो पार्टनरशिप है, इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे बच्चे कि पार्टनरशिप की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्ट कैसे हुआ है समझेंगे। मान लेते बच्चे कि मान ले हमारे पास एक बिजनेस है। ठीक है, और एक बिजनेस को अगर मुझे करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फंड चाहिए है। कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते बच्चे कि बिजनेस है, बिजनेस में मान ले एक ओनर काम करता है, एक ओनर अगर बिजनेस में काम करता है तो किसी भी बिजनेस में अगर एक ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, तो इसको हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सोल प्रोप्राइटर। आपने पढ़ा होगा 11th में, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर।
ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस बोलते हैं कि अगर बिजनेस के अंदर एक ऑनर हो बच्चे तो उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, लेकिन एक ऑनर अगर बिजनेस करता है बच्चे, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एक ऑनर कभी भी बिजनेस में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर एक ऑनर अगर बिजनेस करेगा बच्चे तो उसको रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, अगर एक ऑनर अगर बिजनेस करता है तो उसको मैनेजमेंट में भी काफी तकलीफ होगा बच्चे। ठीक है, मैनेजमेंट में भी ज्यादा परेशानी होगा। अगर एक मालिक होता है ना, एक ऑनर अगर बिजनेस के अंदर होगा, सपोज जो 1 लाख रुपया लगाता है या 2 लाख रुपया लगाता है, तो उसके पास जो कैपिटल है बच्चे वो तो लिमिट है। ठीक है, अगर वो चाहे कि हम बड़ा बिजनेस करें तो उसके लिए कैपिटल लाना पड़ेगा, और एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कैपिटल बिजनेस को नहीं दे सकते है ना। दूसरा प्रॉब्लम है रिस्क। अगर मान ले सपोज बच्चे कि बिजनेस में अगर लॉस हो गया, अगर लॉस होगा तो सारा लॉस किसका हो जाएगा, तो सर ये जो सिंगल ओनर है, सपोज इसका नाम देते हैं मिस्टर ए, ये जो मिस्टर ए है उसी का पूरा लॉस हो जाएगा है ना। तो रिस्क भी ज्यादा है। अगर चोरी हो गया, बिजनेस में आग लग गया, तो सारा नुकसान जो होगा बच्चे या लॉस होगा वो किसका होगा, मिस्टर ए का होगा। मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में देखा होगा बच्चे कि बहुत तरह के काम होते हैं। अगर मान लिया कि उसको बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। अगर जो ऑनर है बच्चे अगर वो बीमार पड़ गया, ठीक है, किसी वजह से उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका बिजनेस क्या होगा बच्चे, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि इन तीनों प्रॉब्लम को अगर मुझे बिजनेस से निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेंबर को अपने बिजनेस में उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 2 से ज्यादा लोग बिजनेस में आते हैं बच्चे, ठीक है, मान लेते हैं हमारे बिजनेस में ये 3 लोग आ गए, ए बी और सी। अगर 3 पर्सन अगर बिजनेस में आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल तो एक तो बच्चे ज्यादा होगा। ठीक है, रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क हमारा कम हो जाएगा बच्चे। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, रिस्क क्या हो जाएगा, लेस होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और मैनेजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि बच्चे कि अगर एक ओनर है ए ने अगर 5 लाख रुपीस दिया तो बी को भी 5 देना पड़ेगा, सी को भी 5 या 4 लाख देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसके अंदर कैपिटल क्या होगा, इसके कंपेयर में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ओनर है। दूसरी चीज रिस्क, अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो गया बच्चे 60,000 का, तो 20,000 ये लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, और मैनेजमेंट भी इजी होगा, क्योंकि अगर मान लेते बच्चे कि यहाँ पे एक कोई काम से बिजनेस में नहीं आता है तो उस बिजनेस को बी और सी क्या करेगा, बिजनेस को संभाल सकता है, देख रेख कर सकता है। ठीक है, अगर बी कहीं चला गया तो सी देख सकता है। तो कहने को मतलब इस बिजनेस में क्या है, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई भी बिजनेस अगर करते हैं, ठीक है, तो इसको हम पार्टनरशिप बोला करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे कितने लोग आ गए, ए बी सी, यहाँ पे 3 ओनर है। ठीक है, तो जब 2 और मोर पर्सन, कितने बच्चे, 2 और मोर पर्सन अगर बिजनेस में आते तो इसी बिजनेस को हम पार्टनरशिप नाम देते हैं। ठीक है, जब 2 से ज्यादा पर्सन व्यक्ति अगर बिजनेस में शामिल हो जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, 2 से ज्यादा लोग अगर बिजनेस में आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोला करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ में आएगा, अगर सिंगल ओनर है बच्चे तो उसको क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर। अगर 2 से ज्यादा ओनर हो गया तो इसको हम क्या बोला करेंगे, इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझने के लिए भी मैंने इतना समझाया। पार्टनरशिप बिजनेस क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल अगर ज्यादा करना है तो पार्टनरशिप बिजनेस करना पड़ता है, रिस्क को कम करना है, मैनेजमेंट को थोड़ा इजी करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो समाज या सोसाइटी के लोग होते हैं बच्चे, वो लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप से ये बात इतना समझ में आ गई। दूसरा एक और भी रीजन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जिसे यहाँ पे दिया है बच्चे कि अगर 2 पर्सन है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन ए और यहाँ पे एक पर्सन जो है वो बी है। ठीक है, ए के पास क्या है बच्चे की सफिशिएंट
फंड है, ठीक है। और बी के पास क्या है, स्किल है, ठीक। ए जो है उसके पास फंड है बच्चे, लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। लेकिन जो बी है उसके पास क्या है, स्किल है, लेकिन इसके पास क्या फंड नहीं है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन उनके पास इतना दिमाग नहीं होता कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं बिजनेस करने के, लेकिन उनके पास क्या होता है, फंड नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि अगर ये दोनों पर्सन एक साथ अगर मिल जाए बच्चे, एक के पास अगर फंड है दूसरे के पास स्किल है, अगर ये दोनों मिलकर साथ में अगर ज्वाइंट कर ले, ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाए तो एक बड़ा बिजनेस वो कर सकते हैं अच्छे से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास फंड है, स्किल है, अगर ये दो लोग साथ में मिलकर अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से कोई बिजनेस को कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म होता है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। अगर ये दोनों पार्टनरशिप कर ले बच्चे तो बिजनेस को कर सकते हैं कि नहीं, एक पैसे लगा देगा और एक अपना स्किल अपना माइंड यूज करेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या करते, पार्टनरशिप बिजनेस करते। दूसरा एक पॉइंट दिया इसमें, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस रिस्क, है ना। अभी मैंने बताया कि अगर बिजनेस का जो भी रिस्क है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर क्या करेंगे आप लोग, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे कि बिजनेस क्यों स्टार्ट होता है। अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अगर इस बिजनेस में अगर एक ओनर होता है बच्चे तो इसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा बिजनेस ओनर हो गए तो इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। अब कई बार क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर इसके अंदर ओनर अगर मान लो बहुत ज्यादा हो जाए बच्चे, है ना, अनलिमिटेड, क्या हो जाए, अनलिमिटेड, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे बिजनेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, ऐसे बिजनेस को हम कंपनी बोलते हैं, ये बात याद रखना। अगर एक व्यक्ति बिजनेस करे तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। अगर दो से ज्यादा अगर ओनर काम करता है बच्चे बिजनेस में तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अगर अनलिमिटेड ओनर आ गए, है ना, 1 लाख 2 लाख ऐसे ओनर अगर बिजनेस के अंदर आते हैं तो ऐसे बिजनेस का नाम क्या हो जाता है बच्चे, कंपनी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग आते हैं डिफिनेशन के ऊपर कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं ना, व्हाट इज पार्टनरशिप, ओके। तो सब लोग ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे। ओके बच्चे, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या बोला बच्चे कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, है ना। आपको जैसे पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए बच्चे, है ना। ऐसे बिजनेस के लिए भी एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन है कि पार्टनरशिप क्या होता है ना, आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप या व्हाट इज पार्टनरशिप, तो आप डिफिनेशन क्या बताओगे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे समझें, पहले क्या बोला है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप रेडी करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 पार्टनर है बच्चे, ठीक है, बिजनेस में ए, बी और सी, ठीक है। अगर ये 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के बीच कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए बच्चे, रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। विदाउट रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई भी बिजनेस को हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब इनके बीच जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप किससे बनता है, तो एग्रीमेंट से बनता है। किससे बनता है बच्चे, ये याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशनशिप किससे बनेगा तो एग्रीमेंट से बनेगा। जब आप 2-3 लोग मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आप तीनों के बीच में क्या आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। और जैसे रिलेशनशिप बिजनेस में आएगा बच्चे तो पार्टनरशिप का फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट है उसके बिना हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो रिलेशन होते हैं बच्चे वो कहाँ से बनेंगे, एग्रीमेंट से बनेंगे, ठीक है।
एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द पर्सन का मतलब होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए बच्चे, मिनिमम 2, ठीक है। और मैक्सिमम, मैक्सिमम आप 100 भी ले सकते हैं बच्चे और 50 भी ले सकते हैं ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि आप मिनिमम 2 रखेंगे, मैक्सिमम 50 भी रख सकते हैं और 100 भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में 100 या 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का बिटवीन द पर्सन, इसका मतलब मिनिमम 2 होंगे बच्चे और मैक्सिमम कितने होंगे, 50 या 100 है। अभी 50 याद रखेंगे, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप किससे बनेगा, एग्रीमेंट से बनेगा, बिटवीन द पर्सन, पर्सन मतलब कितने पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए बच्चे, जो पार्टनर है उनके बीच एक प्रोपोर्शन होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। आपको पता होगा कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं बच्चे यहाँ पे 3 पार्टनर एबीसी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, तो लोग क्या करेंगे, इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो शेयर द प्रॉफिट, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चे, बिजनेस जो हमारा बिजनेस होगा वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लीगल बिजनेस है उसी को हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इलीगल बिजनेस है तो उसको हम यहाँ पे नहीं शो कर सकते, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस से मतलब है कैसा बिजनेस, लीगल बिजनेस होने चाहिए, ठीक है। आगे बोला कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कहने का मतलब बच्चे कि यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप में जो ऑनर होंगे वो ऑनर क्या करेंगे कि अगर मान ले बिजनेस में 3 ओनर है तो तीनों मिलकर एक साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या उन तीनों में से कोई एक पर्सन बिजनेस को रन कर सकता है, ठीक है। मतलब तीनों मिलके भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक व्यक्ति भी उस बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किससे बनेगा, एग्रीमेंट से, बिटवीन द पर्सन, पर्सन कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे, तो जो उनका पहले से डिटरमाइंड होता है ना, पहले से डिसाइड होता है उस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो ऐसे सिचुएशन हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग होगा, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। बिजनेस कैसे होने चाहिए बच्चे, लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस को सभी लोग चला सकते हैं या उसमें से कोई एक पर्सन भी बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का डिफिनेशन है, आप इसको याद कर लेंगे, अगर एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का तो आप अच्छे आसानी से लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि पार्टनर क्या होता है ना। तो पार्टनर किसको बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि द पर्सन हु इंटर्ड इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस में इंटर करता है, ठीक है, बिजनेस में क्या करते हैं बच्चे, इंटर इनटू सच रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है अगर इसमें जो भी है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको हम क्या बोला करेंगे बच्चे, इसको हम पार्टनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पार्टनर बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 3 पर्सन है ए बी सी, इसको हम क्या बोला करेंगे, पार्टनर। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिविजुअली होते हैं, है ना, वो अलग अलग होते हैं, वो कभी कंबाइन नहीं हो सकते, है ना। तीनों जो पर्सन वो सेपरेट है, अलग अलग है। तो जो तीनों ए बी सी जो ओनर होते हैं बच्चे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओनर को पार्टनर बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में, ठीक है। कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का मतलब क्या होता है बच्चे कि अगर तीनों ओनर एक साथ कंबाइन होकर अगर कोई बिजनेस को करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, ठीक है। तीनों पार्टनर अगर अलग अलग है, सेपरेट है, इंडिविजुअली है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर। अगर तीनों कंबाइन हो गया एक साथ बिजनेस को करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, पार्टनरशिप, पार्टनर और फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये याद रखना। अगर तीनों पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस को रन करता है तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे,
ओके बच्चे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जो पार्टनरशिप है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ओके। फर्स्ट जो दिया है बच्चे, इसमें लिखा है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? फर्स्ट जो है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं बच्चे, ठीक है, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि पार्टनरशिप इमर्ज थ्रू एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट हम स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले बताया था। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर ए, बी और सी, अगर ये तीन पार्टनर है बच्चे, ठीक है, तो तीनों के बीच क्या होना चाहिए? पहली बात तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तभी कोई बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट होता है बच्चे, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ओरल होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? रिटेन। ठीक, जो ओरल एग्रीमेंट होता है वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रिटेन एग्रीमेंट है बच्चे, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है ना, ये मोर डिजायरेबल है। ठीक है, तो रिटेन एग्रीमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि बिजनेस को अगर स्टार्ट करने हैं बच्चे तो रिटेन आपके पास होना चाहिए। अगर फ्यूचर में मान लें कभी लड़ाई झगड़ा हो गया पार्टनर के बीच में, तो फिर क्या करेंगे? तो ये एग्रीमेंट को हम दिखाकर क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चे? पहला तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टनर के बीच में, है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? ओरल और रिटेन होता है, लेकिन रिटेन जो होता है वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चे दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, आप सबको पता है कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो सबका एक मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर अर्न करना है मुझे, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है बच्चे जो सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉस हो, है ना। सब बिजनेस का एक ही मोटो होता है, क्या? प्रॉफिट करना। और ये जो प्रॉफिट होता है वो लोग क्या करते हैं? प्री डिटरमाइंड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस रेशियो में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मान लें यहाँ पे तीन पार्टनर है बच्चे, ए बी सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ठीक है, अगर मान लें बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 60,000, कितना हुआ? 60,000। तो इस प्रॉफिट को लोग क्या करते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशियो में? 3:1 में। ठीक है, अगर मैं 3:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं बच्चे, तो आप लोग देखो कैसे करेंगे, है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना सभी बच्चों को आता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको लिखेंगे और इसको आप प्लस करेंगे, है ना। प्लस करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, 6 आएगा बच्चे। तो यहाँ पे 6 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट कितना है? 60,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो 3 × 60,000 डिवाइड बाई 6, तो ये आपका आ जाएगा 30,000, है ना। ये आ जाएगा 20,000 और ये आ जाएगा 10,000। इस तरीके से हम क्या करते हैं? बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है बच्चे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर ये रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है, नॉट गिवन, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? 1:1:1। तो जब 1:1:1 के रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? इक्वल प्रोपोर्शन। तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20 20 20,000 तीनों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्या था? क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड क्या था? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। ओके, थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते बच्चे। ठीक है, थर्ड है लीगल बिजनेस। क्या है बच्चे? लीगल बिजनेस। आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस अगर होता है तो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस कैसे होना चाहिए? लीगल। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है,
ओके ठीक है बच्चे। तो लीगल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम बिजनेस करेंगे वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। पहले ही मैंने बताया था कि जो यहाँ पे जो बिजनेस का मतलब है वो लीगल बिजनेस है, ठीक है। लीगल बिजनेस हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। लीगल बिजनेस आपको पता है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के पास, है ना, जिसके पास लाइसेंस हो बिजनेस करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, वो लीगल बिजनेस काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट ये बच्चे, एजेंट ऑफ ईच अदर। एजेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। एजेंट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। एजेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लें यहाँ पे 3 पार्टनर है, सपोज मान लें यहाँ पे 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है बच्चे, या समझो ए बी और सी, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। ये तीनों ओनर क्या करते हैं, एक बिजनेस में काम करते हैं। अगर बिजनेस में काम करेंगे तो ये तीनों के पास क्या होना चाहिए, पहले तो एक दूसरे के एजेंट। एजेंट का मतलब होता है कि जैसे मान ले कि बिजनेस में, समझे कि एग्जांपल देता हूँ बच्चे, मान ली बिजनेस में एक आदमी है जो वॉच परचेज करने आया, ठीक है। एक आदमी आया, वो क्या खरीदने आया बच्चे, एक घड़ी खरीदने के लिए आया, ठीक है, एक वॉच खरीदने के लिए आया वो, ठीक है, दुकान पे। जब वो दुकान पे आया तो दुकान पे उसको कौन मिला, मिस्टर ए मिले, ठीक है। ए को पूछा कि भाई ये जो वॉच है उसकी प्राइस क्या है, तो उसने बोला इस वॉच की प्राइस जो है ये 500 रुपीज है। कितने है, 500। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, हम नेक्स्ट डे आके आपसे आपकी दुकान से लेके जाएंगे। अब दूसरे दिन वापस वो आया तो वहां पे ए नहीं था बच्चे, वहां पे कौन था, बी था। जब बी था तो उसने बी को पूछा कि जो वॉच है वो कितने का है, तो उसने बोला ये तो वॉच 400 का है। उसने बोला जाने तो कल मैं ए के पास से ले लूंगा। वो तीसरे दिन वापस आया, वहां पे कौन मिला, सी। सी ने बोला ये वॉच जो है वो 600 का है। अब बताओ बच्चे, अगर एक ही बिजनेस में तीनों पार्टनर अगर अलग अलग प्राइस किसी प्रोडक्ट का अगर बताता है तो क्या कोई कस्टमर वहां पे कोई परचेज कर सकता है क्या, सीधी सी बात है, वहां पे कोई परचेज करना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो पार्टनर होते हैं बच्चे, इनके बीच क्या होता है कि अगर मान ले सपोज ए ने अगर 500 बोला, कितना बोला बच्चे, ए ने अगर वॉच का प्राइस कितना बोला, अगर उसने 500 बोला तो बी को भी क्या बोलना पड़ेगा, 500, सी को भी क्या बताना पड़ेगा, 500, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस एक पार्टनर डिसाइड करेगा वही बी बोलेगा, वही सी को भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो ए बी सी है वो क्या है, एजेंट ऑफ ईच अदर, है, एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या होता है कि बिजनेस को अगर कोई रनिंग करना है बच्चे, यार बिजनेस चलाना है, तो ये तीनों पार्टनर को क्या होना चाहिए, एक तालमेल के रूप में बिजनेस को करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये तीनों साथ में मिलकर एक यूनिटी नहीं होगा बच्चे, इनके बीच एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा तो बिजनेस को रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिजनेस को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे का एजेंट बनना पड़ता है, ठीक है। तो एजेंट ऑफ ईच अदर का मतलब ये बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब मन में क्वेश्चन होता है कि सर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं बच्चे, इसके अंदर एक डिसीजन है कि जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम कितने पार्टनर होंगे, 2, ठीक है। और जो मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम के लिए हमारे यहाँ पे क्या है कि अभी आपको पता होगा कि पहले हमारे देश में जो कंपनी एक्ट था, ठीक है, वो कंपनी एक्ट 1956 था बच्चे, ठीक है। जो ओल्ड कंपनी एक्ट था वो क्या था, 1956 था। लेकिन अभी जो न्यू कंपनी एक्ट आया है, आपको पता होगा रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो रहे हैं। तो कंपनी एक्ट एक तो बना 2014 है और एक कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। अगर 2014 में बच्चे तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 में क्या बोला है कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनरशिप फर्म में 100 से ज्यादा पार्टनर होने नहीं चाहिए, ठीक है। 2014 के अकॉर्डिंग कितने मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, 50 हो सकते हैं, इससे ज्यादा पार्टनर आप बना नहीं सकते, ठीक है।
और 2000 कंपनी एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग कितने पार्टनर होने चाहिए? 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 100 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अलग अलग रूल्स है, आपको इसके हिसाब से आपको बताने कि मैक्सिमम कितने होंगे 50 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2014, या फिर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितना होगा बच्चे? 100 पार्टनर आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन में अगर ये ना दिया हो तो आप 50 लिखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? 50 लिखने हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चे अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि सपोज अगर मान ले बिजनेस में अगर किसी भी तरह का बच्चे लॉस हो जाए, ठीक है, या कोई लोन हो गया, ठीक है, तो बिजनेस में जब ज्यादातर ऋण हो जाता है, अगर कर्ज ज्यादा हो गया या लोन ज्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो पार्टनर होता है वो अपने घर से पैसा पेड करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि द पार्टनरशिप एक्ट partners are responsible to pay business obligation from their personal property when the firm does not have sufficient assets to pay liability। अगर मान ले बिजनेस के पास ज्यादा लायबिलिटीज हो गया, ठीक है, अगर बिजनेस की लायबिलिटीज अगर बढ़ जाती है बच्चे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बिजनेस के पास अगर सफिशिएंट असेट्स ना हो, मान ले बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं है कि उस लायबिलिटीज को पे कर सके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो ओनर होते हैं वो अपने पर्सनल असेट्स को क्या करते हैं, सेल करके या अपने पर्सनल असेट्स का यूज करके उस लायबिलिटीज को क्या करते, पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में लॉस या रिस्क ज्यादा हो जाए या लोन या लायबिलिटी ज्यादा होता है बच्चे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल असेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब घर से पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। इसका मतलब होता है बच्चे कि जो बिजनेस है, बिजनेस में जो ओनरशिप है, ठीक है, वही मैनेजमेंट होता है, और जो मैनेजमेंट है वही कौन होता है, ओनरशिप होता है। मतलब ओनर और मैनेजमेंट बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम ही पर्सन होते हैं। जो ओनर होगा वही क्या होगा, मैनेज करेगा कि बिजनेस को किस तरीके से हमको मैनेज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और जो ओनर होंगे बच्चे वो क्या होंगे, मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट होता है वही ओनर होता है। दोनों एक ही पर्सन होते हैं, ठीक है। इसमें कोई अलग से पर्सन नहीं होता है बच्चे कि जो बिजनेस को चला सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है कि बिजनेस को, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कोई और पर्सन होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होता है, ऑनर कोई और होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑनर होगा वही मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है, मतलब सेम ही होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि पार्टनर्स आर ऑनर ऑफ बिजनेस एंड दे डू द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो पार्टनर्स है वो बिजनेस का ऑनर है, और द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन आइदर बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ पार्टनर्स बाय मोर देन वन पार्टनर। करने का मतलब या तो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो सारे पार्टनर मिलकर कर सकते हैं, या उसमें से कोई एक पार्टनर बिजनेस का मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ आएगा बच्चे कि नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फर्म क्या है। एक बार आप टेक्स्ट बुक को रीड करें, वापस एक दो बार पढ़े, फिर जहाँ डाउट हो मेरे से पूछे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़े, घर पे रहे, सेफ रहे बच्चे। ओके, लॉकडाउन की परिस्थिति है, ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग को घर पे ही स्टडी करना पड़ेगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चे, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।